हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग क्या करने वाले हैं, कुल 1000 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें आज का टॉपिक हम लोगों का क्या रहेगा। आज का टॉपिक हम लोगों का रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। हम लोग क्या करेंगे, टोटल 25 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टोटल 25 क्वेश्चन है, उसकी कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ क्या वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना एक लंबी सीरीज है ये। और आप जानते होंगे, एक लंबी सीरीज को चलाने में थोड़ा सा देखिए एफर्ट भी लगता है और लोगों का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। और आप जानते होंगे कि आज क्या है, मतलब कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मैंने जैसे कि बताया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। और हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, जो हमारे PYQ हैं 2013 से लेकर के 2025 तक कंप्लीट PYQ को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है किससे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारा है बायोटेक्नोलॉजी का। तो इसमें क्या पूछा गया है, पुनर्संयोगी, क्या लिखा, पुनर्संयोग DNA प्रौद्योगिकी यानी कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग, यानी कि क्या कहते हैं, आनुवांशिक इंजीनियरिंग जीन को स्थानांतरित होने देता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, DNA प्रौद्योगिकी यानी कि क्या कहते हैं, आनुवांशिक इंजीनियरिंग में जो है जीन को जीन को क्या कहता है कि एक, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह, इसमें बोला है कि पौधों को विभिन्न जातियों में, यानी कि पौधों से क्या है, विभिन्न जातियों में, जंतुओं से पौधों में, सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में। तो इसमें से कौन सा सही है बताना है आपको, क्या एक, दो, या दो तीन, या फिर एक तीन, या एक दो तीन। तो इसमें से कौन सा होगा। तो आप जानते हो कि जो इन क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, उसमें क्या होता है, यानी कि पौधों से विभिन्न जातियों में भी आप जानते होंगे कि जो जीन होते हैं उनमें स्थानांतरण हो सकता है। वहीं जंतुओं से पौधों में भी क्या स्थानांतरण हो सकता है, और सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में भी स्थानांतरण हो सकता है। तो इस प्रकार से इसका मतलब, इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, इसका राइट आंसर होगा हमारा डी, यानी कि एक दो तीन। तो इसी प्रकार से हमारे क्या है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करना है। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। और अगला जो क्वेश्चन हमारा होता है, अगला क्वेश्चन किससे है हमारा, जो बीमारियों से संबंधित है। और बीमारियों से आप जानते होंगे कि UPSC के कई बार बीमारियों से संबंधित भी क्वेश्चन को पूछती रहती है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सा जो है टैटू बनवाना, यानी कि आप जानते होंगे मेलों में या फिर कभी कभी टैटू बनाने वाले आते हैं। तो बोल रहा है कि उनमें से कौन सा जो है टैटू बनाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती है। तो यही आपको बताना है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर देना है कि कौन सा सही हो सकता है। क्या चिकनगुनिया जो है, मतलब कि टैटू के द्वारा हो सकती है, यानी कि टैटू बनवाने के द्वारा क्या चिकनगुनिया हमारी हो सकती है। या फिर क्या यकृत शोथ, यानी कि जिसे कहते हैं हाइपोटेटिक्स बी, क्या इसके द्वारा, मतलब कि जो एक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके द्वारा टैटू बनवाने के जरिए हो सकती है, क्या HIV या फिर एड्स। इसका इसमें भी क्या, मतलब कि टैटू बनवाने से ही हो सकती है। तो आपको बता देते हैं कि जो चिकनगुनिया हमारी जो होती है, क्या होती है, चिकनगुनिया होती है, आप जानते होंगे जी, एक वायरस होता है जो कि मच्छर के द्वारा, मच्छर के काटने के द्वारा होता है। वहीं जो हमारा हाइपेटाइटिक्स बी, यानी कि यकृत शोथ बी, और HIV एड्स, ये इसके द्वारा क्या होता है, हमारे जो मतलब कि टैटू बनवाते हैं तो टैटू बनवाने के ज़रिए हो सकता है, यानी कि एक तो हमारा नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या होगा हमारा बी। तो चिकनगुनिया जो होता है, कि आप जानते होंगे, हमने बताया कि मच्छर के काटने से होता है। और मच्छर, इसमें क्या होता है, एडीज जो होता है हमारा, यानी कि जो डेंगू के लिए काम आता है, मतलब डेंगू जिसके ज़रिए मच्छर जिस क्या कहते हैं कि बीमारी जो होती है डेंगू होती है, जिस मच्छर के द्वारा डेंगू होता है उसी के द्वारा क्या होता है हमारा चिकनगुनिया भी होता है, जिसमें क्या एडीज एजिप्ट करके एक वायरस होता है जो करता है क्या कहते हैं कि बीमारी को फैलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार करना है। उपयुक्त खनिजों में से कौन जो है मानव शरीर में पेशी संकुचन के लिए किसका या किनकी आवश्यकता होती है। तो पहला है कैल्शियम, लोहा, सोडियम। और अगला दिया हमारा क्या है, इसमें से बताना है कि कौन सा कोड सही हो सकता है। तो इसमें क्या होगा हमारे, यानी कि तीन के तीनों राइट होंगे। तो यानी कि जो हमारी जो पेशीय संकुचन के लिए किसकी किसकी आवश्यकता हो सकती है, कैल्शियम की भी, लोहे की भी, और सोडियम की भी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, इस अगले वाले का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी हो जाएगा। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अगला क्वेश्चन हमारा है, ये भी हमारा किससे, बायोलॉजी से ही संबंधित है। क्या बोला है, शीत
कोस्ट में, यानी कि जो हमारे जो मतलब क्या कहते हैं कि स्टोरेज होते हैं, कोल्ड स्टोरेज होते हैं, में भंडारित फल अधिक समय तक चलता है, तो इसके पीछे कारण क्या है? ये भी हमारा पूछा था यूपीएससी ने। और आप जानते हो कि यूपीएससी जो होती है मतलब कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या करती है, अक्सर कोशिश करती है कि मतलब कि व्यवहारिक क्वेश्चन पूछे, यानी कि जो हमारे मतलब कि आसपास ही घटित होने वाली घटनाएं हैं, या फिर कोई भी मतलब कि टेक्नोलॉजी है आसपास में, या फिर नई आई टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर यूपीएससी का क्वेश्चन बनाती है। तो आप देख रहे होंगे कि यानी कि शीत कोष्ठ यानी कि जो हमारा कोल्ड स्टोरेज होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया। तो इसमें पूछा है कि जो कोल्ड स्टोरेज में होता है, फल को भंडारण में जो होता है, अधिक समय तक चलता है, पर क्यों चलता है ये पूछा है। तो आप जानते होंगे कि मतलब कि सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती, तो क्या ऐसा कारण हो सकता है, मतलब कि हो सकता है कि सूर्य की रोशनी ना पड़े, तो सूर्य की रोशनी का क्या मतलब कि भंडारण में कुछ फ़र्क पड़ सकता है। वैसे तो अगर आप नॉर्मल सोचेंगे तो हाँ, पड़ भी सकता है, पर इसका राइट आंसर भी मैं बताता हूँ आगे सॉल्व करने पर। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, तो ये तो व्यवहारिक नहीं लगता, यानी कि सेकंड वाला तो नहीं हो सकता हमारा। श्वसन दर की क्या लिखा है, श्वसन की दर क्या कहते हैं, घटा दी जाती है। तो अभी क्या है, व्यवहारिक ये भी नहीं लगता है, पर अभी देखते हैं आगे। आर्द्रता बढ़ जाती है, तो आर्द्रता से इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसका राइट आंसर मैं बताना चाहूँ तो आपका इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। यानी कि इसमें क्या होता है, जब हम उसको कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, जो फल होते हैं उनमें क्या होता है, रेस्पिरेशन जो होती है उसकी कम हो जाती है। इसलिए उसका क्या हो जाता है, मतलब कि लाइफ टाइम बढ़ जाती है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें क्या है, ए और सी में, पर इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी, जो कि यूपीएससी ने भी इसका ऑफिशियल आंसर की दी थी, उसमें क्या दिया था, सी इसका राइट आंसर दिया था। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन मतलब कि जो क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे कि प्रकाश के अनुकूलित पौधे होते हैं, यानी कि प्रकाश के अनुकूलित पौधे होते हैं और कुछ होते हैं छाया के अनुकूलित। जो प्रकाश के अनुकूलित पौधे होते हैं वो जानते होंगे, उनकी क्या श्वसन दर क्या होती है, मतलब प्रकाश संश्लेषण करने की दर जो होती है बढ़ जाती है। वहीं जो छाया अनुकूलित पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, श्वसन दर को अपनी कम कर देते हैं, तो इसी प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसका अंत मैंने यहाँ पे इसी के जरिए आपको वो बात वाली बात भी बता दी। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन में हमारा फिजिक्स से संबंधित है, और देख रहे हैं कि व्यवहारिक, बिल्कुल व्यवहारिक क्वेश्चन है, और यूपीएससी का इसको रिपीट भी कर सकती है। बस क्या होगा, थोड़ा सा मतलब कि बदलाव करके पूछ सकती है। जैसे पूछा है, साइकिल में जो होता है, साइकिल और कार होते हैं, इसमें क्या है, वॉल वायरिंग का यूज़ किया जाता है। जो वायरिंग होती है वो कैसी होती है, वॉल वायरिंग होती है। ऐसा क्यों होता है, सीधे सीधे आप देख रहे होंगे कि साइकिल या है या फिर कार है, बिल्कुल व्यवहारिक क्वेश्चन है। और अगर आपने पिछले 10 साल के क्वेश्चन को एनालाइज किया होगा तो आप समझ चुके होंगे कि यूपीएससी का पूछेगा जितने भी क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूछती है, या तो कोई नई रिसर्च हुई है, या फिर कोई नया मतलब कि मिशन लॉन्च हुआ है, या फिर कोई व्यवहारिक प्रौद्योगिकी है, उसी से ही क्वेश्चन पूछती है। तो इसमें पूछ लिया साइकिल और कारों में वॉल वायरिंग होती है, ऐसा क्यों होता है। तो अगर आप थोड़ा सा भी फिजिक्स को आप जानते हैं तो आप सिंपली इसका आंसर दे पाएंगे। पहिया और धुरों के बीच में, पहिया और धुरी के बीच में स्पर्श का वास्तविक क्षेत्र बढ़ा देती है। तो क्या वास्तविक क्षेत्र को बढ़ाने से हमारा जो होगा, मतलब कि वास्तविक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए क्या वॉल वायरिंग का यूज़ किया जाता है, या फिर घटाने के लिए। पहिया और धुरी के बीच क्या लिखा, संस्पर्श को प्रभावी क्षेत्र को बढ़ा देती है। पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श प्रभावी क्षेत्र को घटा देती है। उपयुक्त कथन में से कोई सही नहीं है। तो अगर आपने इसमें थोड़ी सी, अगर आपको कहते हैं कि घर्षण यानी कि फ्रिक्शन के बारे में थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसका आंसर क्या बहुत ईजिली दे पाएंगे। अगर आपको पता है कि फ्रिक्शन किस पे मतलब कि कार्य करता है, तो अगर आपको पता होगा कि जो हमारा घर्षण होता है, इसके लिए जितना ही क्षेत्रफल अधिक होगा, घर्षण उतना ही मतलब कि अधिक होगा। अगर क्षेत्रफल जितना कम होगा, घर्षण उतना ही कम हो जाएगा। तो ये आप जानते होंगे, यानी कि अगर घर्षण हमें कम करना है, तो यानी कि फ्रिक्शन को हमें कम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके प्रभावी क्षेत्र को घटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा, पहियों और साइकिल के मतलब कि साइकिल और कारों के पहियों में जो वॉल वायरिंग यूज़ होती है, वो इसलिए होती है ताकि क्या हो सके, उसका जो संपर्क क्षेत्र हो, यानी कि संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र जो हो, घटाया जा सके। इसी प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और अगला क्वेश्चन भी देख रहे होंगे, ये भी हमारा लगभग आप चाहें तो फिजिक्स में मान सकते हैं, या फिर ज्योग्राफी से भी रिलेटेड हो सकता है, पर क्या मेन रूप से क्या ये फिजिक्स का ही है। तो अगला क्वेश्चन पूछा है कि क्या बोला है, उपयुक्त में से कौन सा दृष्टि भ्रम है, यानी कि हमारे जो मतलब जो वास्तव में नहीं है। क्या बोला, गोधूली में सूर्य का अमाप, यानी कि जो हम गोधूली बेला होती है उसमें क्या होता है, सूर्य जो हमें दिखाई देता है वो हमारा क्या दृष्टि भ्रम भ्रम है, या फिर वास्तविकता है। उषा काल में सूर्य का रंग, और उसके बाद में उषा काल में चंद्रमा का दिखाई देना। अगर आप थोड़ा सा भी समझ गए होंगे, तो अगर चंद्रमा दिखाई देता है वो हमारा दृष्टि भ्रम नहीं होता, यानी कि
जो हमारा तीसरा है, तीसरा तो बिल्कुल गलत है। अगर तीसरा काट देते हैं तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन अभी बचता है? सी और डी में से भाई हमारे पास एक ऑप्शन बचा है। उसके बाद में बोला है आकाश में तारों का टिमटिमाना। तो आकाश में तारों का टिमटिमाना आप जानते होंगे कि वास्तविकता नहीं है। वो किसके लिए होता है? वो होता है विवर्तन और अपवर्तन के कारण कुछ घटनाएं होती रहती हैं, उसके कारण जो होता है हमारा आकाश में तारों का टिमटिमाना होता है। अगला है आकाश में ध्रुव तारा का दिखना। तो आप यहाँ पे तो कन्फर्म बता सकते हैं कि जो ध्रुव तारा होता है वो कोई भ्रम नहीं होता है, क्या ध्रुव तारा वास्तव में होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 5 तो गारंटेड होगा, तो 5 हमारा इसी में है केवल। इसका मतलब क्या है? 2, 3, 1 मिनट, सॉरी मैंने क्या कर दिया, 3 को तो हम लोगों ने काटा ही था। हाँ, तो इसका मतलब हमारा आंसर तो पहले ही आ चुका था। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या होगा हमारा? 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। तो यानी कि हमने क्या बोला? दृष्टिभ्रम है। तो दृष्टिभ्रम 5वां तो है ही नहीं, यानी कि 5 तो नहीं हो सकता। और क्या होगा हमारा? 1, 2 और 4। 1 का मतलब है गोधूली के समय सूर्य का दिखना, ये भी हमारा दृष्टिभ्रम है। उसी समय क्या उषा काल में सूर्य का दिखना, वो भी हमारा क्या है? दृष्टिभ्रम है। और तारों का टिमटिमाना, ये भी हमारा क्या है? दृष्टिभ्रम है। वहीं सूर्य के समय अगर चंद्रमा दिख जाए या फिर हमारा ध्रुव तारा दिखे, वो क्या होता है? रियल घटना होती है। तो यही आप समझ गए होंगे कि यूपीएससी जो होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन कैसे बनाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अगला बोला है कई प्रतिरूपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते, यानी कि प्रतिरूपित अगर देख रहे होंगे यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी भी थोड़ा सा टफ यूज़ की है, पर आपको क्या है इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करनी है। क्योंकि अगर आप यूपीएससी को क्वेश्चन को जब मतलब कि एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, आपको क्या इसी प्रकार की शब्दावली से लड़ना पड़ेगा। तो इसी प्रकार की शब्दावली आपके सामने आएगी, अगर आपने उसको थोड़ा सा नहीं समझा तो आप क्या कर पाएंगे? थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? प्रतिरूपित का मतलब कि उखाड़े हुए, यानी कि उखड़े हुए। और पौधे तो आप समझ ही गए होंगे कि पौधे का मतलब क्या होता है? पौधे ही होता है। तो प्रतिरोपित का मतलब यानी कि एक जगह से पौधे उखाड़ के दूसरी जगह पर गाड़ने की बात बोल रहा है। यानी कि एक जगह से पौधे को निकाल कर दूसरी जगह पर पौधे को लगाने की बात बोल रहा है। तो बोल रहा है ऐसा क्यों होता है? कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते, यानी कि बढ़ते क्यों नहीं है? नई मिट्टी में, यानी कि एक जगह से आपने पौधा लगाया, वहाँ से उखाड़ करके दूसरी जगह लगाया, तो ऐसा क्यों है कि वो नहीं बढ़ता है? कभी कभी मतलब कभी कभी बढ़ जाता है, पर अक्सर क्यों नहीं बढ़ता है? क्यों नहीं बढ़ता? कि नई मिट्टी में इष्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी समझें तो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझने के बाद में आप तुरंत अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह ला रहे हैं, तो आप जानते होंगे कि वहाँ की मिट्टी ऑलरेडी अच्छी होगी, तभी आप ला रहे होंगे। इसका मतलब एक तो हमारा नहीं हो सकता। अधिकांश मूल रूप अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक सख्ती से जकड़ लेते हैं, यानी कि एक जगह से आप जब दूसरी जगह लाएंगे तो क्या मिट्टी को बहुत कस के जकड़ पाएंगे पौधे? तो ये भी हमारा व्यवहारिक मतलब ये नहीं लग रहा है। उसके बाद में बोल रहा है कि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं, यानी कि यहाँ से आप जब पौधे उखाड़ रहे हैं तो उसके जो मतलब कि जड़ें हैं जो टूट जाती हैं, ये हो सकता है। यानी कि ये तो व्यवहारिक लग रहा है। भी देख रहे हैं अगला। अगला बोला है प्रतिरोपण के दौरान पंक्तियाँ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो अभी इसमें पंक्तियों से कुछ लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? सी। अभी देख रहे होंगे अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिल्कुल भी आपने नहीं पढ़ा है, तब भी आप क्या मतलब कि एक तो नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है कि एक जगह से पौधे उखाड़ करके दूसरी जगह पे लगाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि अधिकांश पौधे बढ़ नहीं पाते हैं? तो अगर आपने थोड़ा सा भी अनुमान लगाया होगा कि मतलब कि एक जगह से आप जब दूसरी जगह पौधे लगाएंगे तो पौधे के जो जड़ मतलब कि मूल रूम होते हैं वो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है? पौधे हमारे नहीं बढ़ पाते हैं। बस अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी अपना मतलब कि मानसिक शक्ति का उपयोग करें, यानी कि बुद्धि का उपयोग करेंगे, तो आप इसको सिंपली लगा पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा है? प्रकृति के बल, यानी कि बल दिए हैं और इन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है। जैसा कि है, जैसे कौन कौन से बल होते हैं हमारे प्रकृति में? मुख्य रूप से क्या है? 4 बल देते हैं, मतलब कि 4 बल होते हैं। पहला हमारा क्या होता है? गुरुत्व बल। दूसरा विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा दुर्बल नाभिकीय बल। और तीसरे के बाद में चौथा हमारा क्या होता है? प्रबल नाभिकीय बल। तो इनके संदर्भ में क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका मतलब इनमें से 3 सही हैं और 1 गलत है। गुरुत्व चारों बलों में सबसे प्रबल है। क्या हमारा गुरुत्व बल जो है चारों बलों में सबसे प्रबल है? तो बिल्कुल गलत है, यानी कि पहला वाला ही हमारा गलत हो गया। आप जानते हो कि जो हमारी दूरी बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? मतलब कि जो बल होता है, यानी कि जो फोर्स होता है वो कम होता है। गुरुत्व बल क्या होता है? उसकी मतलब कि गुरुत्व बल जो मतलब कि उसकी शक्ति में तो बहुत कम होता है, परंतु उसकी रेंज क्या होती है? बहुत अधिक होती है। और वहीं हमारा जो प्रबल नाभिकीय बल होता है उसकी मतलब कि दूरी तो बहुत कम होती है, यानी कि बहुत ही कम क्षेत्र में लगता है, पर उसकी शक्ति बहुत अधिक होती है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? एक वाला ही गलत हो गया। उसके बाद में हमारे जो 3 4 मतलब कि सी बी सी डी तीनों सही है। क्या लिखा है? विद्युत चुम्बकीय बल
विद्युत चुंबक क्या लिखा है, विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर ही क्रिया करता है, तो ये हमारा सही है। दुर्बल नाभिकीय बल क्या लिखा है, विघटन नाभिकता के कारण है, तो ये भी हमारा सही है। प्रबल नाभिकीय बल के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की धारित किए रहता है, तो ये भी हमारा सही है। तो अगला चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्या लिखा है, विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिकांश एंजाइम नहीं होते, यानी कि जो हमारे विषाणु होते हैं उसमें क्या ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिकांश विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिकांश एंजाइम नहीं होते हैं। उसके बाद में बोला है उसके बाद में चलिए आगे देख लेते हैं, अगला पढ़ लें, मतलब कि अगला क्या है क्या बोला है, विषाणुओं को किसी भी संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है। तो अगर आपको पता होगा जो वायरस हमारे होते हैं, यानी कि जो वायरस होते हैं उसके लिए अगर आपको संश्लेषित करना उसके लिए आपको क्या जैविक क्षेत्र, यानी कि जो कहते हैं कि वायरस किसी भी निर्जीव जगह पे संश्लेषित नहीं किया जा सकता, तो इसको किसी भी माध्यम में नहीं किया जा सकता। इसका मतलब हमारा दो तो गलत हो जाता है। अगर दो को काट देते हैं तो हमारे पास कौन से ऑप्शन बचते हैं, केवल इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। विषाणुओं का एक जीव से दूसरे जीव में संचारित केवल जैविकीय संवहन के द्वारा हो सकता है। क्या यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि जो वायरस हमारे होते हैं क्या केवल मतलब कि जैविक क्या कहते हैं जैविकीय संवाहकों के द्वारा ही मतलब कि प्रसारित हो सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी अनुभव है तो आप समझ जाएंगे कि जो वायरस होते हैं मतलब कि वायु के माध्यम से या फिर किसी मतलब कि जैसे कि कोई स्पर्श की हुई जगह होती है वहाँ पे आप छू लेते हैं तब भी वायरस हमारे पास आ जाते हैं। तो इसका मतलब कि हमारा तीसरा तो गलत हो जाता है। अगर आपको सेकंड नहीं बताता फिर भी आप इसके आंसर तक पहुँच जाते हैं कि हमारे दो और तीन गलत हो जाते हैं, तो यानी कि केवल एक हमारा सही होगा कि विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिकांश एंजाइम नहीं होते, यानी कि जो विषाणु होते हैं उसमें क्या है एंजाइम नहीं होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निकट अतीत में हिग्स बोसान कण, यानी कि जो हमारे हिग्स बोसान को हम क्या कहते हैं, इसे गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, हम गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं। के अस्तित्व के संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे हैं। इस कण की खोज का क्या महत्व है, यानी कि इसका महत्व क्या है, इसका आखिर क्यों किया जा रहा है, ये हमें समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में संहति क्यों होती है। और इसके बाद यानी कि ये तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि सही हो जाएगा कि अगर हम कोई नई खोज कर रहे हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा समझने में मदद मिलेगी। उसके बाद में बोला है नई, यह निकट भविष्य में हमें दो बिंदुओं के बीच भौतिक अंतराल को पार करने, क्या लिखा, भौतिक अंतराल को पार किए बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पदार्थ के स्थानांतरण करने की भौतिकी विकसित करने में मदद मिलेगी। यानी कि बोल रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मतलब कि क्या कहते हैं स्थानांतरण करने के लिए भौतिकी क्या मिलेगी, प्रौद्योगिकी मिलेगी जिसमें आप जो कहते हैं कि पदार्थ को भी स्थानांतरित कर सकते हैं। तो ये तो कोई अभी व्यवहारिक ऐसी प्रौद्योगिकी नहीं आई है कि आप जानते होंगे कि एक जगह से दूसरी जगह पे आप मतलब कि कोई भी सामान है उसको आप बिना किसी क्या कहते हैं कि कनेक्शन के आप भेज सकें। तो यानी कि हमारा सेकंड वाला तो बिल्कुल गलत हो जाता है। ये तो एक तरीके क्या कहते हैं, ये तो एक तरीके से ऐसी प्रौद्योगिकी की बात बोल रहा है कि आप यहाँ पे बैठे हैं और एकदम से गायब होकर के अमेरिका में चले जाएंगे या किसी दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, विदेश में चले जाएंगे, मतलब किसी भी स्थान पे आप एकदम से तुरंत गायब होकर के कहीं और चले जाएंगे। कुल मिला के ये एक ऐसी प्रौद्योगिकी के बारे में बात बोल रहा है। अगला बोल रहा है कि हमें यह हमें नाभिकीय विखंडन के लिए बेहतर ईंधन उत्पन्न कराएगा। तो आप भी जानते होंगे जो हमारा हिग्स बोसान जो होता है मतलब कि हिग्स बोसान है जो गॉड पार्टिकल है उसके लिए मतलब कि नाभिकीय विखंडन से इसका कोई संबंध नहीं था। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा, केवल एक। और चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक सेकंड बस। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या कवक मूलक हमारा है, कवक मूलक यानी कि क्या लिखा, माइक्रोराइजल यानी कि जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वास में उपयोग में लाया गया है। क्योंकि कवक मूलक के द्वारा पौधों में क्या होता है, यानी कि जो हमारे कवक मूलक होते हैं इसे जैव प्रौद्योगिकी के निम्नीकरण स्थलों के पुनर्वास, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी में क्या है कवक मूलक का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है पौधों में, तो ये क्या हमारे पौधों के प्रतिरोध करने एवं अवशोषण के क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ सकती है। यानी कि जो पौधे जो होते हैं उसमें प्रतिरोध और
अवशोषण क्षेत्र के बढ़ाने की क्षमता आ सकती है। तो हाँ, बिल्कुल सही है। यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए जो कवक होते हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, डीएनए को लेकर के पौधों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इससे इसमें क्या हो सकता है, मतलब कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है, अवशोषण की क्षमता भी बढ़ सकती है। पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्या कहते हैं, सहन करने की क्षमता आ जाती है। तो हमारा यानी कि सेकंड वाला भी गलत मतलब कि सही हो सकता है, हो जाएगा। रोगग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है, यानी कि जो रोग होते हैं उनसे भी प्रतिरोध करने की क्षमता आ जाएगी। तो बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो हमारे क्या कहा है, माइकोराइजल है, यानी कि जो कवक मूली हैं, वहाँ से आप जब डीएनए को ले करके डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक का यूज़ करते हुए, यानी कि जिसमें आप क्या कर सकते हैं, मतलब कि एक जीव से दूसरे जीव में आप डीएनए को ट्रांसफ़र करके ऐसी सारी की सारी मतलब कि जो कहते हैं कि क्या कहते हैं कि जो क्वालिटीज़ हैं इसको डेवलप किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। और चलिए अगला पढ़ लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं और जिसको आंसर आता हो वो क्या किया करे, वीडियो को पोस्ट कर लिया करे और वीडियो को पोस्ट करने के साथ साथ क्या तुरंत इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दे दिया करें। अगला है सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। क्या है, फोटोवोल्टिक प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष स्थानांतरण के द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापीय यानी कि तापीय प्रौद्योगिकी एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो सूर्य के विकिरण के द्वारा उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है, जिसे आगे विद्युत जनन में उपयोग किया जाता है। यानी कि जो प्रकाश वोल्टिक प्रौद्योगिकी है उसमें क्या होता है, मतलब कि डायरेक्ट विद्युत का उत्पादन होता है। वहीं प्रकाश तापीय होती है, उसमें क्या होता है, ताप का बाद में विद्युत में परिवर्तन होता है। तो यानी कि एक तो हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद में बोला है प्रकाश वोल्टिक प्रक्रिया प्रत्यावर्ती यानी कि एसी को उत्पन्न करती है, वहीं सौर तापीय प्रक्रिया यानी कि डीसी को उत्पन्न करती है। तो आप भी जानते होंगे हमारे जो सोलर पैनल होते हैं वो क्या करते हैं, डीसी उत्पन्न करते हैं। यानी कि सेकंड तो हमारा बिल्कुल गलत है और सेकंड काटते ही हमारे पास आंसर आ चुका है, क्योंकि एक तो हमारा सही था और तीन तो हो ही नहीं सकता। भारत के पास सौर तापीय प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण आधार है, किंतु प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकी के लिए नहीं। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। चलिए अगला पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या है हमारा अग्नि जो मिसाइल है उसके बारे में पूछा। अग्नि 4 के बारे में उस समय पूछा था, क्योंकि उस समय अग्नि 4 आ चुकी थी, अग्नि 5 नहीं आ पाई थी। पर अबकी क्या है, अग्नि 5 भी आ चुकी है, मतलब कि अग्नि 5 आने वाली है। अग्नि 5 मतलब कि रेडी हो चुकी है एक तरीके से। और अगला क्या हमारा, अभी तो क्या है, एक अग्नि प्राइम एक मिसाइल है, वो भी काफ़ी चर्चा में रहती है। अग्नि 4 प्रक्षेपणास्त्र यानी क्या प्रक्षेपास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यह धरातल से धरातल पर तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो धरातल से धरातल तो बिल्कुल सही है। यानी कि अग्नि हमारी क्या होती है, सतह से सतह पर मार करने वाली होती है। इसके संदर्भ में आप जानते होंगे पटना एक मतलब कि ट्रिक है। पटना का मतलब होता है पृथ्वी अग्नि नाग त्रिशूल, और क्या कहते हैं, पृथ्वी अग्नि नाग त्रिशूल, और एक कौन सी है, क्या लिखा हमने, पटना PATANA, पटना पृथ्वी अग्नि त्रिशूल नाग और आकाश। एक लास्ट में बची थी हमारी क्या, आकाश। तो यानी कि ये 5 मिसाइलें जो होती हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए बनाई गई थी। तो उसके जरिए हमारी 5 मिसाइलें मुख्य रूप से बनाई गई थी। तो जो हमारी जो अग्नि मिसाइल है वो क्या हमारी है, अग्नि मिसाइल हमारी धरातल यानी कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसमें केवल द्रव नोदल ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। तो क्या इसमें केवल द्रव इस्तेमाल होता है, चलिए इसके बारे में अभी देख लेंगे। पर अगर आप इसको सिंपली सॉल्व कर लें, यह 1 टन नाभिकीय वारहेड को 7500 किलोमीटर यानी कि 7500 किलोमीटर दूरी तक फेंक सकती है। तो आप भी जानते होंगे कि हमारे पास अभी ऐसी कोई मिसाइल नहीं है कि वो लगभग 7000 से अधिक किलोमीटर की रेंज को फेंक सके। अग्नि 5 जो है वो आने वाली है, मतलब कि अग्नि 5 जो है वही केवल 8000 तक की फेंक पाएगी। अग्नि 4 तो मतलब कि 5000 से नीचे ही फेंक पा रही थी। तो इसका मतलब 3 तो हमारा गलत होता है, वहीं एक हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें मतलब क्या है कि ये धरातल सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। चलिए अगला हम लोग पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित रोगों पर विचार करना है। उपयुक्त में से किस रोग यानी कि किन रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका है। क्या डिप्थीरिया का उन्मूलन हो गया, छोटी माता, चेचक, इनमें से किसका किसका भारत ने उन्मूलन कर दिया। तो आप जानते हो कि जो डिप्थीरिया यानी कि डिप्थीरिया का भी उन्मूलन नहीं हो पाया, यानी कि एक तो काट देते हैं। तो इसका मतलब क्या है हमारा बी, चेचक का उन्मूलन हो चुका है। और वहीं जो हमारे क्या है छोटी माता है, इसमें कहते हैं चिकन पॉक्स, इसे कहते हैं स्मॉल पॉक्स। तो चिकन पॉक्स का भी यानी कि छोटी माता का भी उन्मूलन नहीं हो पाया, वहीं डिप्थीरिया का भी उन्मूलन नहीं हो पाया। और किसका हो गया हमारा, केवल हो गया हमारा क्या कहते हैं चेचक
और पोलियो का भी हमारा हो चुका है। तो पोलियो का उन्मूलन मतलब पोलियो का भी हम लोगों ने क्या कर दिया, मतलब कि कहते हैं कि भारत में अब नहीं रहा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, केवल 3। और अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है। प्रकाश संश्लेषण क्या लिखा है, कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है। स्थितिज ऊर्जा मुक्त होकर के प्राप्त ऊर्जा में बनती है। प्राप्त ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। भोजन ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त करता है। यानी कि जो हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें क्या सम्मिलित होता है। तो आगे देख लेते हैं क्या हमने बताया। और उसके बाद में क्या बोला, ऑक्सीजन ली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बाहर निकाली जाती है। तो अगर आपको आता है क्वेश्चन तो इसका आप लोग क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। और जिसको नहीं आता है वो ध्यान से देखेगा। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी प्राप्त ऊर्जा यानी जो हमें प्राप्त ऊर्जा होती है वो क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद में वो क्या होती है, संचित हो जाती है, भोजन के रूप में संचित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, बी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी हो जाएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी व्यक्ति के जीवमतीय यानी कि उसके मतलब कि ज्यामिति यानी क्या कहते हैं कि जेनेटिक्स, जीवमितीय का मतलब है जेनेटिक्स की पहचान के लिए उंगली छाप यानी कि जो हमारी फिंगर प्रिंटिंग है, क्रमवीक्षण के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग में लाया जा सकता है। तो आप भी देख रहे होंगे कि यूपीएससी का हिंदी कैसा है, कि उंगली छाप को बोल रहा है यानी कि क्या कहते हैं फिंगर प्रिंटिंग को बोल रहा है उंगली छाप। तो किसका किसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जी आपको बताना है। तो क्या बताना है आपको, परताकीय क्रमवीक्षण, दृष्टिपटल क्रमवीक्षण, वाक अभि अभिज्ञान। अभी देखो ना कि हिंदी कितना मतलब कि भयंकर रूप से यूज़ किया है। अगर आपको हल्का सा भी नहीं आता तो आप मतलब कि आता हुआ भी गलत कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही रहता है कि आप इसके लिए क्या कीजिए, इंग्लिश वर्जन को भी देखिए। तो आपको मैं बता देता हूँ इसका हिंदी इंग्लिश मीडियम का मतलब क्या है। परिताकीय क्रमवीक्षण का मतलब कि जो आइरिस होती है उसके बारे में बोल रहा है। दृष्टिपटल का मतलब क्या है कि शायद दृष्टिपटल का मतलब जो हमारा, एक मिनट मुझे भी थोड़ा हिंदी में इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है। परिताकी का मतलब है जो आइरिस होती है उसके बारे में बोला है। दृष्टिपटल जो हमारा होता है वो भी आँख से ही रिलेटेड कुछ है। और बाक अभिव्यक्त मतलब है कि हम जो बोलते हैं उसकी जो है, कहते हैं कि मतलब कि बोलने में जो हमारी तरंगे उत्पन्न होती हैं उसका कुछ पैटर्न होता है, उसके जरिए हम लोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों के कायिकीय प्रवर्धन के संदर्भ में सही है। तो कायिकीय प्रवर्धन का मतलब है उनकी जो, आपको इसकी हिंदी मीनिंग समझना होगा तभी आप समझ पाएंगे इसको। तो इसमें लिखा कायिकीय प्रवर्धन क्लोनिंग जनसंख्या को उत्पन्न करता है। यानी कि जो कायिकीय प्रवर्धन होता है इसे क्या करता है, क्लोनिंग जनसंख्या को उत्पन्न करता है। कायिकीय प्रवर्धन विषाणुओं का निष्प्रभाव करने में सहायता करता है। तो पहले तो मैं बता देता हूँ आपको कायिकीय प्रवर्धन का मतलब क्या है। कायिकीय प्रवर्धन का मतलब एक तरीके से बोल रहा है जो हमारी पौधे होते हैं उसमें आप किसी भी उसकी मतलब कि जो नई क्या कहते हैं कि डंक यानी कि डंक को क्या कहते हैं, नई शाखा जो होती है, कोई भी पौधा है उसकी शाखा को आप जब काट के या उसकी कलम बनाते हैं तो कलम को आप नई पौधे को कलम को नई जगह पे लगाते हैं, तो इसे ही बोलते हैं कायिकीय प्रवर्धन। इसका इंग्लिश मीडियम मतलब आप मीडियम जब इंग्लिश माध्यम समझेंगे तो वो भी आप क्या है समझ नहीं पाएंगे। तो सीधा सीधा इसका कायिकीय प्रवर्धन का मतलब है कि आप किसी भी पौधे की जो शाखा होती है उससे आप क्या बनाना, जैसे कि कलम बनाना किसे कहते हैं मेरी तरफ, तो मतलब मेरे यहाँ कि सामान्य भाषा में तो उसे वही बोलते हैं कि कलम बनाना, और उसको बाद में आप क्या ज़मीन में गड़ा दें। जैसे कि आप पौधा है उसकी डंक आपने कोई भी टहनी काटी, उसको आप क्या काट करके उसकी जो चोन बना करके ज़मीन में गड़ा देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, मतलब कि बढ़ने लगती है फिर धीरे धीरे। तो यही से बोलते हैं क्या, कायिकीय प्रवर्धन। और आप जानते होंगे कि पौधा जो होता है उसकी मतलब कि हर एक शाखा क्या होती है हमारी, मतलब कि स्टेम सेल होती है। मनुष्य में क्या होती है, स्टेम सेल मतलब कि लिमिटेड होती है, वहीं क्या पौधे की क्या हर एक शाखा जो होती है, हर एक कोशिका जो होती है वो स्टेम कोशिका होती है। तो कायिकीय प्रवर्धन ये द्वारा क्या क्लोनिंग की जनसंख्या को उत्पन्न करता है, तो बिल्कुल सही बात है। परंतु कायिकीय प्रवर्धन में विषाणु का निष्प्रभावन करने में सहायता मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कायिकीय प्रवर्धन आप अगर पौधे को उसके कलम के ज़रिए बढ़ाएंगे तो उसमें विषाणु नहीं लगेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। कायिकीय प्रवर्धन वर्षा के अधिकतर भागों में
चल सकता है, यानी कि अगर वर्षा का टाइम है उस समय अगर आप लगाते हैं तो चल जाता है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब 1 और 3 सही है और 2 हमारा गलत हो जाता है। चलिए अगला पढ़ लेते हैं हम लोग। किसी व्यक्ति की पहचान के लिए ये तो वही हो गया, हमारे ये आइरिस से संबंधित है और ये हमारा मतलब कि आँख से ही रिलेटेड ये भी है और ये हमारे क्या वॉइस से रिलेटेड है। चलिए अगला पढ़ लेते हैं। केसनी ये हमारे क्या दिया है, अंतरिक्ष मिशन दिया है, यानी अंतरिक्ष यान दिया है, ये प्रयोजन दिया है। केसनी हाइगेंस किससे संबंधित है कि हमारे जो शुक्र ग्रह से संबंधित है, यानी कि शुक्र की परिक्रमा करना और दत्त का पृथ्वी तक संचार करना। देखे होंगे दत्त लिखा हो, बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, डाटा होगा शायद। क्या लिखा है, शुक्र की परिक्रमा करना और डाटा का पृथ्वी तक संचार करना। इतना मतलब कि गलत अगर हिंदी होती है तो बहुत सारा मतलब कि आप जब यूपीएससी के ऑफिशियल मतलब कि जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो बहुत ही अधिक प्रॉब्लम होती है इन सभी को समझने में। तो इसके लिए बस अब छोटा सा आप वही कर सकते हैं कि इंग्लिश वाला भी देख लीजिए। और पर कभी कभी क्या होता है, आप हिंदी तो समझ नहीं पा रहे और साथ ही साथ क्या इंग्लिश भी समझ में नहीं आता, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगला देख लेते हैं मैसेंजर। तो मैसेंजर तो बुद्धि के लिए है, जो तो गारंटर आपको पता ही होगा। और वहीं वाइजर हमारे क्या है, शुक्र ग्रह के लिए। तो वह है नहीं सॉरी क्या है, वह है अंतरिक्ष है। वह है सौर परिवार का अन्वेषण करने के लिए क्या हमारा वाइजर 1 और 2 था। तो 2 और 3 तो हमारा बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। वहीं कैसनी हमारा किसके लिए, शुक्र के लिए नहीं शनि के लिए। तो यानी कि हमारा 2 और 3 सही होता है और 1 हमारा गलत हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या है अभी आगे हल कर लेते हैं। अगला वाला, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन के या का उदाहरण है। क्या सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या बर्फ़ का गलना और दूध का स्कंदन रासायनिक क्रिस्टल है। तो आपको पता होगा दूध का स्कंदन तो मतलब कि आराम से हम समझ पाएंगे कि रासायनिक परिवर्तन है। वहीं बर्फ़ का गलना भी हमारे क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। परंतु सोडियम का क्रिस्टल एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, वो तो एक क्रिस्टल ही है। तो इसका मतलब एक तो हमारा गलत हो गया। 1 मिनट, मैंने क्या बोला, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मतलब गलत बोल दिया। मतलब कि रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि आप उसमें क्या है, संरचना यानी कि जो उसकी भौतिक अवस्था है उसमें परिवर्तन होना, मतलब कि भौतिक नहीं बल्कि रासायनिक अवस्था में परिवर्तन होना। तो जो बल्कि दूध का स्कंदन जो होता है, 1 मिनट साफ करके आपको बताता हूँ मैं। हमारा दूध का स्कंदन जो होता है मतलब कि दूध जो फटता है तो उसमें तो रासायनिक प्रक्रिया होती ही है। और वहीं हमारा बर्फ़ का जो गलना होता है, यानी कि जब बर्फ़ गलता है उसमें कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि जब बर्फ़ को हम दोबारा से बर्फ़ मतलब कि पानी बन जाता है, पानी को हम दोबारा से बर्फ़ बनाएंगे तो उसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ था, यानी कि 2 हमारा गलत हो जाता है। तो 1 और 3 ये तो गलत हो गया, ये भी हमारा कट गया। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या होगा, केवल 3 हमारा बचा, वही सही है। सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है वो भी हमारा क्या रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। अगला वाला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और निम्नलिखित कथनों में क्या है, मक्का का मांड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो हाँ बिल्कुल सही है, मक्का जो होता है मतलब कि मांड के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। मक्का से निष्कासित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है, आप जानते होंगे मक्का से क्या हो जाता है, क्या कहते हैं, जैव डीजल बनाया जा सकता है। मक्के का प्रयोग एल्कोहल के बनाने उत्पन्न किया जाता है, ये भी सही है। इसका मतलब 3 हमारा, 3 के तीनों सही है। चलिए आगे कर लेते हैं फटाफट, टाइम ज़्यादा हो रहा है। और निम्नलिखित तकनीकी परिघटनाओं पर विचार करना है। फल वाले पादपों में मुकुलन और रोपण, कोशिका द्रव्य नरवादिता, जीव नीरवता। देख रहे होंगे हिंदी बहुत ही टफ हो रही है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यही प्रॉब्लम हो जाती है कि हिंदी बहुत ही ज़्यादा बुरी मतलब कि आ जाती है। और कभी कभी आप जब इंग्लिश को देखते हैं तो इंग्लिश भी समझ में नहीं आती है, तो इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पे बोला है उपयुक्त में से कौन सा ट्रांसजेनिक फसल बनाने में प्रयुक्त होता है। तो अगर आपको पता होगा ट्रांसजेनिक फसल बनाने में क्या, कोशिका नरवादिता यानी कि कोशिका को आप बांध सकते हैं। उसकी जो कहने का मतलब कि टेक्निकल फील्ड में नहीं जाऊँगा मैं, बस आप ये समझिए कोशिका में मतलब थोड़ा सा परिवर्तन करना उसके रासायनिक गुणों में, या फिर उसके जो कहते हैं कार्यप्रणाली में परिवर्तन करना। जीव निरवता यानी कि जेनेटिक्स में भी परिवर्तन किया जा सकता है। परंतु जब फल और पौधों के मुकुलन और रोपण, ये रोपण में कुछ उसका मतलब नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, आप इनमें से कोई मतलब तीनों तो चुन भी नहीं सकते, तो आपको 2 चुनने हैं, तो 2 आप यही सुनिए कि 2 और 3 सही है। चलिए अगला पढ़ लेते हैं, और ये तो आप सिंपली सॉल्व भी कर पाएंगे, आराम से कर लेंगे। विटामिन सी हमारा स्कर्वी से है, विटामिन डी हमारा रिकेट्स होता है, विटामिन ई रात्रि अंधेरा नहीं होता। ये किसके लिए होता है, ए के लिए होता है। इसका मतलब हमारा क्या होगा, कितने सुमेलित हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, 1 मिनट क्या बोला मैंने, विटामिन सी तो हमारा क्या है, स्कर्वी से है, तो एक तो हमारा बिल्कुल सही है। और उसके बाद में विटामिन डी, इसमें 1 और 2, हाँ तो 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा। भाई मैं देख रहा हूँ ऑप्शन नहीं मिल नहीं था, मतलब मिल नहीं रहा था। तो ए और 2, 1 और 2 हमारे सही हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित क्या बोला है, उत्पादों के विनिर्माण में
उद्योग के द्वारा क्या लिखा है, प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों का नैनो कण के बारे में चिंता व्यक्त की, यानी कि जो उद्योग होते हैं उसमें जो नैनो कण उत्पन्न होता है उसमें कुछ चिंता व्यक्त की जा रही है, ऐसा क्यों है? तो अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ मैं। 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर के जो पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नैनो पदार्थ कहते हैं, नैनो मटेरियल्स कहते हैं। यानी कि 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर तक के क्षेत्र को कहते हैं नैनो मटेरियल्स। वे क्या होते हैं? हमारे पर्यावरण में संचित हो जाते हैं तथा जल एवं मृदा को दूषित कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। अगर नैनो पदार्थ जो होंगे हमारे पर्यावरण में मतलब कि घुस के मतलब कि पर्यावरण के जो जल और मृदा को दूषित कर सकते हैं, जल, मृदा, वायु सभी को दूषित कर सकते हैं। वे खाद्य श्रृंखला में प्रविष्ट हो सकते हैं, यानी कि जो खाद्य श्रृंखला है उसमें भी प्रविष्ट हो सकते हैं। ये भी हमारा सही है। वे मुक्त मूलकों का उत्पादन को विनियोजित कर सकते हैं, यानी जो मुक्त मूलक है उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये भी हमारा सही। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका? डी। चलिए अगला पढ़ लेते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी। अभी देख रहे हो नैनो टेक्नोलॉजी से 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया फिर से लगातार। तो स्वास्थ्य में नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है? नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्षित औषधि यानी कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी का संभव है। तो ये तो बिल्कुल सही है। नैनो टेक्नोलॉजी जीव उपचार यानी कि जेन थेरेपी में बड़ा योगदान दे सकती है। तो ये भी सही है। ये तो नॉर्मली आप सॉल्व ही कर पाएंगे। तो चलिए आज के हमारे क्वेश्चन 26 के क्या कहते हैं 25 के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और बाकी आप लोगों ने अगर वीडियो को लास्ट तक देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही क्या है ये सीरीज चल पा रही है। तो चलिए मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।